शादी की पहली ही रात मुझे घर के पिछले हिस्से में से किसी के रोने की आवाज़ आई। पति ने कहा वहाँ मत जाना, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। लेकिन जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो चुड़ैल मेरी अपनी ही सगी बड़ी बहन निकली, जिसे सालों पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। मेरा नाम वंदना है और मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली साधारण सी लड़की हूँ। मेरे पिताजी एक स्कूल शिक्षक थे और माँ गृहिणी थी। हम दो बहनें थीं, मैं और मेरी बड़ी बहन अर्चना। अर्चना दीदी मुझसे 5 साल बड़ी थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी और पूरे शहर में उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। लेकिन 3 साल पहले हमारे परिवार का एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अर्चना दीदी अचानक घर से गायब हो गई थी। पिताजी ने पुलिस में रपट लिखवाई, बहुत खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि दीदी किसी लड़के के साथ भाग गई हैं। इस बदनामी के डर से पिताजी ने घर से निकलना बंद कर दिया और हम सब ने मान लिया कि अब दीदी इस दुनिया में नहीं है या फिर हमारे लिए मर चुकी हैं। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करने लगी। तभी मेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़का शहर का नामी कपड़ा व्यापारी था। नाम था आलोक। आलोक देखने में बेहद स्मार्ट थे और उनका परिवार भी काफ़ी रसूखदार था। उनकी माँ यानी मेरी होने वाली सास विमला देवी शहर की कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। मेरे माता पिता को लगा कि उनकी छोटी बेटी के भाग्य खुल गए हैं। बड़ी बेटी के गम को भुलाकर उन्होंने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। आलोक का व्यवहार बहुत ही सौम्य था। जब भी वह मुझसे मिलने आते बहुत ही तमीज़ और प्यार से बात करते। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति दिया है। धूमधाम से हमारी शादी हुई। विदाई के वक्त माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटी अब वही तेरा घर है, बड़ी समझदारी से रहना और कभी हमें शिकायत का मौका मत देना। माँ आंखों में आंसू लिए अपनी ससुराल आ गई। मैं ससुराल बहुत बड़ा था, किसी पुरानी हवेली जैसा। बड़ा सा आंगन, दर्जनों कमरे और घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा। लेकिन घर में घुसते ही मुझे एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। घर की सजावट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी सास विमला देवी जो शादी से पहले बहुत मीठा बोलती थी, घर आते ही उनका रवैया थोड़ा बदल गया। उन्होंने मुझे घर के नियम समझाने शुरू कर दिए। वंदना, यह घर बहुत बड़ा है और इस घर की मान मर्यादा भी बहुत बड़ी है। तुम्हें घर के आगे वाले हिस्से में ही रहना है। पीछे वाले बगीचे और वहाँ बने पुराने कमरों की तरफ जाने की तुम्हें सख्त मनाही है। सासू माँ ने कड़े शब्दों में कहा। मैंने हामी भर दी, लेकिन मन में एक सवाल उठा खड़ा हुआ कि आखिर पीछे वाले हिस्से में ऐसा क्या है। सुहागरात की रात आलोक मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में सोने का हार दिया और बहुत प्यार भरी बातें की। रात के करीब 2 बज रहे थे, तभी अचानक सन्नाटा चीरती हुई एक रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह आवाज़ बहुत ही दर्दनाक थी, जैसे कोई बहुत ही तकलीफ में हो। मैं चौंक कर उठी बैठी। मैंने आलोक को जगाया। आलोक सुनिए, आपको कोई आवाज़ आ रही है, कोई रो रहा है। आलोक ने नींद में ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस लेटा दिया और कहा, वंदना, वहम है तुम्हारा, सो जाओ। इस पुरानी हवेली में हवा चलने पर ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन वह हवा की आवाज़ नहीं थी, वह किसी इंसान के रोने की, सिसकने की आवाज़ थी। और वह आवाज़ उसी पीछे वाले हिस्से से आ रही थी जहाँ जाने के लिए मुझे मना किया गया था। अगली सुबह मैंने घर के पुराने नौकर काका से पूछने की कोशिश की, काका, रात को पीछे वाले कमरे से कैसी आवाज़ें आ रही थी, क्या वहाँ कोई रहता है। काका का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोले, नहीं नहीं बहुरानी जी, वहाँ तो सालों से ताला लगा है, वहाँ भूतों का साया है। बड़ी मालकिन कहती है वहाँ एक चुड़ैल का वास है, आप वहाँ भूल कर भी मत जाइएगा। काका की बातें सुनकर मुझे हंसी भी आई और डर भी लगा। 21वीं सदी में चुड़ैल, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। दिन बीतते गए, लेकिन वह रोने की आवाज़ हर दूसरी तीसरी रात मुझे सुनाई देती। आलोक से जब भी पूछती वह बात टाल देते या गुस्सा हो जाते। मुझे लगने लगा कि इस घर में कोई गहरा राज दफन है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बेटियों को ससुराल में मान सम्मान मिलना चाहिए, तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। करीब 1 महीना बीत गया। एक दिन मेरी सास और आलोक किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर गए हुए थे। घर पर मैं और नौकर काका थे, अकेले थे। काका की तबीयत थोड़ी खराब थी तो वह अपने क्वार्टर में आराम कर रहे थे। दोपहर का समय था। मुझे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। आज आवाज़ दिन में आ रही थी और बहुत साफ थी। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने सोचा आज तो मैं देख कर ही रहूंगी कि आखिर माजरा क्या है। मैं दबे पांव घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। वहाँ एक लोहे का बड़ा सा गेट था जिस पर जंग का लगा ताला लटक रहा था, लेकिन ताला खुला हुआ था। शायद काका सफाई करने आए होंगे और लगाना भूल गए। मैंने धीरे से गेट खोला। अंदर एक वीरान बगीचा था जिसमें सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी थी। बगीचे के कोने में एक पुराना सा कमरा था जिसकी खिड़की सलाखों वाली थी। रोने की आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं हिम्मत करके खिड़की के पास गई और अंदर झाँका। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हुए। अंदर अंधेरे कमरे में फर्श पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे और उसके हाथों पैरों में लोहे की जंजीरें बंधी थी। वह घुटनों से सर दिए रो रही थी। मैंने डरते हुए आवाज़ दी, कौन कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ ऐसे क्यों रखा गया है। उस औरत ने धीरे से सर उठाया। जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दीदी, अर्चना दीदी, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला।
हाँ, वह मेरी सगी बहन अर्चना थी, वही बहन जिसे हम सब मरा हुआ मान चुके थे। लेकिन उनकी हालत, वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में एक चमक आई, फिर अचानक भय आ गया। वह लड़खड़ाती हुई खिड़की के पास आई और सलाखों को पकड़कर रोने लगी। वंदना, तू तू यहाँ कैसे? भाग जा वंदना, यहाँ से भाग जा। ये लोग राक्षस हैं, ये तुझे भी मार डालेंगे। दीदी की आवाज़ में खौफ था। मैं रोते हुए बोली, दीदी ये सब क्या है? आप तो गायब हो गई थी ना, और आप यहाँ मेरे ससुराल में कैद कैसे हैं? अर्चना दीदी ने जो बताया उसे सुनकर मेरा खून खौल उठा। उन्होंने बताया, वंदना, मैं किसी के साथ भागी नहीं थी, मैं आलोक से प्यार करती थी। आलोक ने मुझसे कोर्ट मैरिज की थी। उसने कहा था कि वह अपने घर वालों को मना लेगा, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि आलोक और उसकी माँ का असली धंधा लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करके उनकी किडनी और शरीर के अंग बेचने का है। जब मुझे यह पता चला तो मैंने पुलिस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन आलोक ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। पिछले 3 साल से मैं इस नर्क में हूँ। ये लोग मुझे पागलों वाली दवाइयाँ देते हैं ताकि मैं किसी को कुछ बता ना सकूँ। मैं सन्न रह गई। जिस पति को मैं देवता समझती थी वह एक शैतान था, और मेरी सास, वह उस शैतान की जननी थी। लेकिन दीदी, मेरी शादी भी तो आलोक से ही हुई है। मैंने कांपते हुए कहा। दीदी ने अपने माथा पीट लिया। हे भगवान, इन लोगों ने तुझे भी नहीं छोड़ा। वंदना, ये लोग अब तेरे साथ भी वही करेंगे। मुझे तो इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि मेरे नाम पर पापा की जो पुश्तैनी जमीन थी उस पर एक कब्जा करना चाहते थे, और मेरे अंगूठे के निशान चाहिए थे। तेरा तो ये लोग ये सौदा सौदा कर देंगे। आज रात ही भाग जाए यहाँ से। मैं वहाँ से भागी और अपने कमरे में आ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेरा पति, मेरा ससुराल, सब एक छलावा था। मुझे तुरंत अपने माता पिता को बताना था। मैंने अपना फ़ोन उठाया, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आलोक और सासू माँ अंदर आ गए। उनके चेहरे पर अब वह सौम्यता नहीं थी, उनकी आंखों में एक क्रूरता थी। शायद काका ने उन्हें बता दिया था कि मैं पीछे गई थी, या उन्होंने मुझे वहाँ देख लिया था। आलोक ने दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा। तो मिल ली अपनी प्यारी बहना से? बड़ी छोटी दुनिया है ना वंदना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों बहन निकलोगी, लेकिन चलो अच्छा ही है, 2 शिकार एक ही घर में। मेरी सास हंसते हुए बोली, मैंने मना किया था ना पीछे जाने को, बहुत शौक है जासूसी करने का। अब अपनी बहन के साथ तुम भी उसी काल खोटरी में सड़ोगी। मैं पीछे हटती गई। आप लोग इंसान नहीं जानवर हैं। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आलोक जोर से हंसा। पुलिस? इस शहर की पुलिस मेरी जेब में रहती है, और तुम्हारे माँ बाप, उन्हें खबर मिलेगी कि उनकी दूसरी बेटी भी गायब हो गई, बेचारों को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। आलोक ने मेरी तरफ झपट्टा मारा। मैंने पास रखा फूलदान उठाकर उनके सर पर दे मारा। आलोक चीखते हुए नीचे गिरा, लेकिन तभी मेरी सास ने पीछे से मेरे बाल पकड़ लिए। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ी। मैंने सास को धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग निकली। मैं मुख्य दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वह बंद था। मुझे याद आया कि पीछे के रास्ते से एक छोटी खिड़की गली में खुलती है। मैं उसी तरफ भागी जहाँ दीदी कैद थी। मुझे अकेले नहीं भागना था, मुझे अपनी दीदी को भी बचाना था। वहाँ पहुँचकर मैंने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और ताले पर दे मारा। 2-3 बार में ही पुराना जंग लगा ताला टूट गया। मैं अंदर घुसी। दीदी चलो जल्दी, हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने दीदी को सहारा देकर उठाया। वह बहुत कमज़ोर थी, चल भी नहीं पा रही थी। तभी पीछे से आलोक और काका आ गए। आलोक के सर से खून बह रहा था और उसने हाथ में एक लोहे की रॉड थी। आज तो तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा इसी बगीचे में, आलोक ने चिल्लाते हुए कहा। मैं और दीदी एक कोने में दुबक गए। मौत हमारे सामने खड़ी थी। आलोक ने रॉड उठाई ही थी कि अचानक सायरन की आवाज़ सुनाई दी, पुलिस की गाड़ियों की आवाज़। आलोक ठिठक गया। दोस्तों, क्या वंदना और अर्चना बच पाएंगी? कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर बेटी ऐसे धोखेबाजों से सावधान रह सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। दरअसल जब मैं कमरे में थी और आलोक के आने से पहले मैंने अपने फ़ोन से 100 नंबर पर डायल नहीं किया था, बल्कि मैंने अपने फ़ोन का SOS फीचर दबा दिया था, जो सीधे मेरे भाई, चचेरे भाई जो पुलिस में थे और कुछ दोस्तों के लोकेशन भेजता है। साथ ही जब मैं कमरे से भागी थी तो मैंने अपनी जेब में पड़ा फ़ोन ऑन कर छोड़ दिया था, और वह कॉल मेरे भाई के पास कनेक्ट हो गई थी। उसने मेरी और आलोक की सारी बातें सुन ली थी। पुलिस ने मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया और घर के अंदर घुस आई। मेरे भाई ने सबसे पहले आलोक को दबोच लिया। पुलिस को देखकर मेरी सांस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने आलोक, उसकी माँ और काका को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और कई ऐसे दस्तावेज और नकली दवाइयां बरामद की जो उनके काले कारनामों का सबूत थी। मैं दीदी को लेकर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। दीदी ने खुली हवा में सांस ली और मुझे कसकर गले लगा लिया। तूने मुझे बचा लिया वंदना, तूने मुझे नर्क से निकाल लिया। उस दिन के बाद आलोक और उसके परिवार पर कई केस चले। मानव तस्करी, धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। मैं दीदी को लेकर घर वापस आई। माँ पापा अपनी दोनों बेटियों को सही सलामत देखकर फूट फूट कर रोए। जिस बेटी को वो मरा हुआ समझ चुके थे उसे वापस पाकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। शुरुआत में समाज ने बातें बनाई। लोग कहते थे कि 2-2 बेटियों की शादी टूट गई, बड़ी वाली 3 साल कहाँ थी कौन जाने। लेकिन मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने परवाह करना छोड़ दिया था। मैंने दीदी का इलाज करवाया। धीरे धीरे उनकी मानसिक और शारीरिक हालत सुधरने लगी। आज 3 साल बाद अर्चना
दीदी ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी है और वह एक एनजीओ चलाती है जो घरेलू हिंसा और शिकार महिलाओं की मदद करता है। मैंने भी अपनी बैंक की नौकरी में प्रमोशन पा लिया है। हमने यह फैसला किया कि शादी ही ज़िंदगी का एकमात्र मकसद नहीं है। उस रात अगर मैं डर कर चुप रह जाती, अगर मैं उस चुड़ैल की अफ़वाह में विश्वास कर लेती, तो शायद आज मैं और मेरी बहन जिंदा ना होते। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह अपना पति या ससुराल ही क्यों ना हो। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी गलत या संदिग्ध लगे तो सवाल पूछें। चुप्पी साधे रहना अपराध को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात, एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत होती है। जब एक औरत ठान ले तो वह किसी भी नर्क से निकल सकती है और दूसरों को भी बचा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है वंदना की यह हिम्मत भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो जय हिंद कर कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और पारिवारिक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।